हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। पिछले वीडियो में हमने डीडीयू द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल कराया था। अब टेक्स्ट बुक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है का हल करा रहे हैं, जो निश्चित तौर से आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप क्यों माना जाता है? तो नागरिकों के बीच समानता को पैदा करता है, बात सही है। व्यक्ति की गरिमा को महत्व को बनाए रखता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, यह भी बात सही है। उपर्युक्त सभी, इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। लोकतंत्र नागरिकों की समानता पर आधारित होता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर आधारित होता है और किसी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए एक विधि, एक व्यवस्था का प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान होता है। तो उपयुक्त ये तीनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? ये बात सही है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में बहुत देरी होती है, या निर्णय ले लिया भी गया है तो उसको क्रियान्वयन करने में देरी है। इसके क्या कारण है? सरकार फैसला लेने से डरती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है? भी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत विचार पर आधारित होता है, यही बात ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। इसी बात जिसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कहा जाता है कि कोई भी व्यवस्था लागू करने से पहले तर्क वितर्क हो, विचार विमर्श हो, सभाएं हो, सम्मेलन हो, उसके माध्यम से कोई निर्णय लिया जाता है। ये सभाएं, सम्मेलन, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष जो बनता है तो कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेने में हमेशा दुविधा पैदा होती है, और निर्णय लिया जाता है तो उसकी क्रियान्वयन करने में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। इस वजह से लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, और निर्णय भी लिया जाता है तो उसके क्रियान्वयन करने में तमाम तरह की कठिनाइयां आती हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है, क्या पता चलता है? तो पता चलता है कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। जब हम लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पे अध्ययन करते हैं तो पता चलता है क्या लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है कि समाज पूरी तरीके से समानता पर स्थापित हो, लेकिन लोकतंत्र की शासन में कहीं ना कहीं समानता उसके मूल तत्व होते हैं, और असमानता वाली समाज में यदि लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है तो कहीं ना कहीं समानता स्थापित करने की भाव और उद्देश्य लोकतंत्र में छिपे होते हैं। इसके बावजूद इसका अध्ययन किया है तो समाज में बहुत सारी असमानताएं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के होने के बावजूद भी उसमें विद्यमान होता है। तो इसका आंसर यही होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा सामाजिक विविधता में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? श्रीलंका नहीं, बेल्जियम यही है, बाकी ये सब देश नहीं है। इस प्रश्न को समझ लीजिए, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधता मतलब ऐसा देश जिसमें समाज के कई सारे वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उन समुदायों और वर्गों में कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई विविधता नहीं है, बल्कि उनमें क्या है, सामंजस्यता स्थापित है। इस सामंजस्यता को स्थापित करने के एक आइडियल स्टेट जो है वह है बेल्जियम। भारत भी एक देश है जो कई विविध समुदाय और धर्मों वाला देश है, विविधता वाला देश है। इसके बावजूद भी भारत में क्या है, सामंजस्य कम, सांप्रदायिकता की भावना ज़्यादा है। इसी वजह से भारत विविधता वाले देश में सामंजस्य स्थापित करने के एक आइडियलिस्टिक स्टेट नहीं बन पाता, क्योंकि संप्रदायवाद भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण अंग हो चुकी है। बेल्जियम में ऐसी नहीं है, तो बेल्जियम को एक आदर्श स्टेट माना गया है। ठीक है, इसका आंसर यही हो, बेल्जियम। फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज, ये बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है। फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म कब हुआ? तो फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म जो है 1958 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं।
यूनियन शब्द किस देश के संविधान से, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? भारत का संविधान एक फेडरलिज्म है, संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन फेडरल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया, बल्कि फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इस यूनियन शब्द को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। यह बिल्कुल, यदि ये पूछता है कि यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया, कनाडा से, और संघीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत वस्तुतः एक संघात्मक राज्य नहीं है, वरन अर्ध संघात्मक है। भारत की संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहने वाले जो विचारक हैं वह है केसी वेर। कहें कि भारत की जो संघ है वो पूर्णतः संघ नहीं है, अर्ध संघ है। तो अर्ध संघ बताने वाले जो विचारक हैं वह है केसी वेर। भारत का ढांचा संघात्मक है, किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। यह कथन किसका है? यह कथन एम बी पायली है। इस कथन का समझ लीजिए कि भारत का ढांचा कैसा है? संघात्मक है, लेकिन आत्मा उसकी एकात्मक है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान को देखा जाए तो संविधान के माध्यम से संघ और राज्यों के मध्य में शक्तियों के विभाजन कर दिया गया है, तो और एक संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन जैसे इमरजेंसी पीरियड और सामान्य पीरियड में भी जो शासन की शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र के पक्ष में ज़्यादा दिया गया। इसलिए शक्ति की बंटवारा तो संविधान के द्वारा किया गया, लेकिन इस शक्ति के बंटवारा में जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, सामान्य स्थिति हो या विषम स्थिति हो, दोनों स्थिति में जो शक्तियां हैं वो ज़्यादातर संघ सरकार के पक्ष में है। इसलिए इसकी ढांचा संघात्मक होने के बावजूद भी उसकी आत्मा एकात्मक है, अर्थात यह संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में किया गया था। जब हमारा संविधान बना उस समय भारत में कुल 14 जो है मूल राज्य थे, और कुल राज्यों का वर्गीकरण 4 भागों में ABCD 4 भागों में किया गया था। इन वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए ही 1953 में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, जो बाद में 1956 में राज्यों का फिर से गठन किया गया। ठीक है, तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किया गया है फजल अली की अध्यक्षता में। वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? हमें पता है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों को 3 भागों में बांट कर रखा गया, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय। तो यहाँ पूछा कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान समय में कुल 98 विषयों को रखा गया। संघ सूची में कुल 98 विषयों को रखा गया। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय? तो वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। संघ सूची में 98 और राज्य सूची के विषयों की संख्या कुल 61 है, और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है। ठीक है, याद करके रखे रहिएगा। समवर्ती सूची पर कानून निर्मित करने का अधिकार किसको है? समवर्ती सूची तो शक्ति विभाजन के जो विषय बनाए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो संघ सूची पे संघ की सरकार बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य की सरकार बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह आंसर होगा केंद्र और राज्य दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? हमने अभी पढ़ा कि संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 98 है, तो इसमें यह बताना कि कौन संघ सूची का विषय नहीं। तो रक्षा संघ सूची का विषय है, वाणिज्य संघ सूची का विषय है, विदेश संघ सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना है। ठीक, आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ का ढांचा हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ का ढांचा हो जाता। अभी हम लोगों ने भारतीय संघ के बारे में एम बी पायली का कथन देखा था कि भारत की जो संघ है, भारत का ढांचा जो है संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है? एकात्मक है। और आत्मा एकात्मक करने का मतलब कि संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्यों है? तो सामान्य स्थिति और आपातकालीन स्थिति दोनों में क्या है? वो एकात्मक हो जाती है। तो यहाँ आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ की ढांचा जो पूछा है क्या हो जाता है? तो वह ये हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। ठीक,
कुछ दल मिलकर बनाते हैं, कुछ दल मिलकर क्या बनाते हैं, तो कुछ दल मिलकर जो है गठबंधन बनाते हैं। मान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो चुनाव पहले ही वो गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ते हैं ताकि सत्ता में उनको स्पष्ट बहुमत मिल जाए। या कोई भी राजनीतिक चुनाव के समय राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक बहुमत है उसके लिए अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क करके उनके साथ गठबंधन करते हैं। तो कुछ दल राजनीतिक दल मिलकर क्या बनाते हैं, तो उसको गठबंधन बनाते हैं। इसका आंसर यही होगा। चतुर्थ आम चुनाव किस वर्ष में संपन्न हुए थे? चतुर्थ आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? तो चतुर्थ आम चुनाव जो है 1967 में संपन्न हुए थे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की सरकार मात्र 13 दिन चल पाई थी? 13 दिन चल पाई थी। तो 13 दिन सरकार चलाने वाली जो सरकार थी वह है अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है कुल 13 दिन चली थी, उसके बाद यह सरकार गिर गई थी। यूपीए का पूर्ण नाम क्या है? यूपीए का पूर्ण नाम जो है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो अलायंस है यही है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसका नाम है। यूपीए का पूर्ण नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अभी हम लोगों ने गठबंधन की चर्चा किया, तो जो कांग्रेस की गठबंधन है वह कांग्रेस की गठबंधन, ये कांग्रेस की गठबंधन है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो भाजपा के गठबंधन है वो एनडीए है, ठीक है, एनडीए। तो यूपीए का हम लोगों को यूपीए को पढ़ना, यूपीए का पूर्ण नाम क्या है? तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। इसी को कहा गया है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये भाजपा की है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा यूपीए, ये किसका है? ये कांग्रेस का है। इन 20 प्रश्नों के साथ हमारा जो है प्रश्नों को उत्तर देने का सिलसिला समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम 20 प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।